जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेज पर। फ्रेंड्स, मैं प्रजीत कुमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम एक नया सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये स्पार्क का सेट है, सेट नंबर 1 है। और अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ही प्री और मेंस दोनों को लेकर के चलना होगा। मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंस का तैयारी कीजिएगा तो प्री तो निकल ही जाएगा। और मेंस की तैयारी के लिए डिटेल सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, तो डिटेल सॉल्यूशन तो हम देते ही हैं। और फिर इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। और अगर आप CGL बिहार SCC CGL 4 का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका भी जल्द ही वैकेंसी आने वाला है। तो और फिर बिहार SSC CGL का और फिर बिहार SSC इंटर लेवल का जो LDC का वैकेंसी आया था 12,000 प्लस सीट था, उसका दोनों का सिलेबस सेम है। तो फिर हम उसका भी सेट लगाएंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो लगाना शुरू कर देंगे और उसका भी डिटेल सॉल्यूशन देंगे, तो देखिएगा। और क्या, चलिए बिना देर किए हुए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और जिनको भी PDF चाहिए तो पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, उसके बाद PDF मिलेगा। क्योंकि अभी तक टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो शांति नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये वर्ष 2023 में नरगिस मोहम्मदी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अब तो 2024 का भी नोबेल पुरस्कार आ गया है, तो चलिए पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में बताते हैं। तो नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत किया गया था देने का, वो 1901 से दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा। और ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार का समारोह किया जाता है, आयोजित किया जाता है समारोह। और ये जो है वो स्वीडिश एक वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, उन्हीं के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल नाम है पूरा नाम उनका, और उन्हीं के पुण्यतिथि पर दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है शांति के क्षेत्र हो गया, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, भौतिकी हो गया, साहित्य हो गया, रसायन हो गया और अर्थशास्त्र, ये सभी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 2024 के नोबेल पुरस्कार के बारे में भी घोषणा किया गया है, तो 2024 के बारे में भी बता देते हैं। 2024 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के लिए, वो निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है। निहोन हिंडाक्यो याद रखिएगा, ये एक जापानी संगठन है, ये याद रखिएगा। और फिर ये जो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि ये मतलब परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए मिला है इसे, ये याद रखिएगा। और वहीं भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले व्यक्ति थे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको मिला है 1913 में नोबेल पुरस्कार। और ये क्यों मिला था? तो इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में, कविता संग्रह था गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अनु रानी को किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये भाला फेंक थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, भाला फेंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और कुछ बताते हैं भाला फेंक के बारे में। जैसे कि भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, वो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है नीरज चोपड़ा की जन्मतिथि पे। और ये नीरज चोपड़ा एक खिलाड़ी हैं भाला फेंक से, जेवेलियन थ्रो से। और ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीते थे, ये भी याद रखिएगा।
और कुछ बता देते हैं, जैसे कि कुश्ती हो गया, तो कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है कुश्ती के लिए अमन सहरावत को। और वहीं अर्जुन पुरस्कार 2024 में जो मिला है वो कुल 32 खिलाड़ियों को मिला है। तो हम 32 का नाम तो पूरा पूरा नहीं बता सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ का बताते हैं। जैसे कि कुश्ती में मिला है अमन सहरावत को, और तैराकी में मिला है अर्जुन पुरस्कार 2024 वो साजन प्रकाश को मिला है, ये याद रखिएगा। करंट अफेयर्स बिहार दरोगा में ये सब बिहार के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और करंट अफेयर्स का सीरीज़ शुरू करेंगे स्पीडी से, आप लोग का कमेंट आएगा तो शुरू कर देंगे, अभी देख रहे हैं कब तक आप लोग ध्यान देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया? तो ये बिहार है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, बिहार, याद रखिएगा। और वहीं बिहार के बाद जो दूसरा राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जो कि जातिगत जनगणना करवाया था, ये भी याद रखिएगा। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और फिर बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और बिहार की स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था। और अभी बिहार के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है, 2025 में अभी प्रेजेंट में वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान बने हैं बिहार के राज्यपाल। और तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं, तो तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई हो जाएगा। और फिर तमिलनाडु का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये याद रखिएगा। और तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री अभी है वो वर्तमान में है MK स्टालिन, ये याद रखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री CM। और फिर तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें तो RN रवि हैं, ये याद रखिएगा, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं, एक उड़ीसा है, तो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। और उड़ीसा के गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ये बिहार से ही अलग होकर के हुआ है, 1 अप्रैल 1936 में बना था उड़ीसा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री 2025 में मोहन चरण मांझी हैं, ये याद रखिएगा। और उड़ीसा के अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं हरि बाबू कंभमपति, ये भी याद रखिएगा, हरि बाबू कंभमपति हैं। चलिए एक यूपी बच रहा है उत्तर प्रदेश, इसके बारे में बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये याद रखिएगा। और फिर उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है, अभी वर्तमान में 2025 में आनंदीबेन पटेल है। और CM योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है। और बिहार की राजधानी तो पटना है ही, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रथम AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो AI ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है इंद्रजाल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा, इंद्रजाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवंशी थर्मन षणमुगरत्न ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो ये सिंगापुर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा इसका, सिंगापुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये किया जाता है गोल्फ में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा, गोल्फ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, MR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।
इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके AMR का पूर्ण रूप ही पूछना था, तो इतना घुमाया क्यों? चलिए बता देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, काजू के उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू के उगाने के लिए मृदा लाल लेटेराइट होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, लाल लेटेराइट मृदा। और लाल लेटेराइट की मृदा की बात करें तो ये चट्टानों से टूट टूट कर बनती है, ये भी याद रखिएगा। और ये जहाँ पे शुष्क और आर्द्र मौसम होती है वहाँ पे ये पाया जाता है, लाल लेटेराइट मृदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, खाली स्थान आमतौर पर मिल्क शुगर, दूध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो दूध में जो पाया जाता है वो लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताते हैं, तो ग्लूकोज का हो जाएगा रासायनिक सूत्र C6H12O6। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो रामसर साइट से प्रश्न आया तो इसके बारे में और बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनसुप्पा झील। याद रखिएगा, अनसुप्पा झील। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता देते हैं। तो पहला तो ये याद रखिएगा कि भारत में प्रमुख रामसर साइट अभी वर्तमान में जो है वो टोटल अभी वर्तमान में 85 हो गया है, 85 याद रखिएगा 85 है। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में अभी वर्तमान में 18 है, ये भी याद रखिएगा। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल की बात करें तो हरिक बैराज है, याद रखिएगा, हरिके बैराज, ये याद रखिएगा, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है। और कुछ पॉइंट बताते हैं, जैसे कि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल की बात करें तो ये रेणुका वेटलैंड हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका वेटलैंड होगा। और एक पॉइंट है जैसे कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल बता देते हैं, तो ये सुंदरवन वेटलैंड हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रमुख है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1917 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। और ये किया गया था तिनकठिया प्रथा जो था उसके विरुद्ध में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, चंपारण में। और 3 कट्ठिया प्रथा की बात करें तो ये मतलब 20 कट्ठा खेत होता है जिसमें से 3 कट्ठा में ज़मीन में नील की खेती करवाता था अंग्रेज़ लोग ज़बरदस्ती किसान से। बस ये इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा
भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो भगवान मुरुगा को समर्पित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोंगल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पोंगल। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि तमिल ओणम हो गया। तो ओणम जो है वो केरल का मुख्य त्यौहार है, ओणम, ये याद रखिएगा। और तमिलनाडु के कुछ प्रमुख त्यौहार बता देते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। तो तमिलनाडु के और कुछ प्रमुख त्यौहार है, जैसे थाई पुषम हो गया और महामहम हो गया, और एक होता है थिरुवयारू, ये भी याद रखिएगा। और पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। और एक जलीकट्टू खेल खेला जाता है पोंगल त्यौहार में, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोंगल त्यौहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये बने हैं हिमा कोहली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका, हिमा कोहली, याद रखिएगा। और तेलंगाना का गठन जो हुआ था 2014 में बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, ये भी याद रखिएगा, 2020 में। और कुछ बता देते हैं, ये हिमा कोहली जो हैं वो हिमा कोहली 7 जनवरी 2021 से लेकर के 30 अगस्त 2021 तक रहे थे वहाँ के महिला मुख्य न्यायाधीश, ये भी याद रखिएगा, तेलंगाना के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो किस वर्ष में किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो ये किए थे 1897 में, याद रखिएगा, 1897 में किए थे। और ये जो किए थे वो बेलूर मठ कोलकाता में किए थे इसका स्थापना, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता के एक मशहूर वकील थे, वकील विश्वनाथ दत्त नाम के, उनके घर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और विवेकानंद के बचपन का नाम, मतलब मूल नाम की बात करें तो उनका मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त, ये नाम था मूल नाम विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे, ये भी याद रखिएगा, भाग लिए थे भारत की तरफ से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है वो है अयोध्या, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, अयोध्या। और कुछ बताते हैं इसके बारे में। एक हैदराबाद है, तो हैदराबाद पहले तो तेलंगाना की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। और फिर हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पे है, ये याद रखिएगा। और मूसी नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। और हैदराबाद की स्थापना की बात करें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह किया था स्थापना इसका, हैदराबाद का, और 1591 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं ऑप्शन। एक है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। और साबरमती नदी जो है वो गुजरात की प्रमुख नदी है, ये भी याद रखिएगा। और साबरमती नदी जो है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले से निकलता है। उदयपुर ज़िला में एक अरावली पर्वत श्रेणी है, वहाँ से ये निकलता है साबरमती नदी। और कुछ चलिए जयपुर के बारे में बता ही देते हैं, जयपुर छूट रहा है एक। तो जयपुर जो है वो जयपुर द्रव्यावती और नागगंगा नदी नाम के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। जयपुर बाणगंगा और द्रव्यवती नदी एक है, उसके किनारे बसा हुआ है जयपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो
पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। और इसके बारे में और कुछ बता देते हैं, जैसे कि और कुछ है, जैसे कि एक जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक लिखा गया है मेरी कहानी, और फिर कौमी आवाज़, और एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सब पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ये याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी याद रखिएगा ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कोई पुस्तक नहीं लिखा गया था, ये याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इनके जन्मदिन पे ही 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या है? तो हिक्की, पिक्की और सिद्धि की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में भाषाएं हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, भाषाएं हैं। और ये कन्नड़ का प्रमुख भाषा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और भाषा से प्रश्न आया है, तो ये बोला जाता है भाषा ये 22वीं अनुसूची में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 तक ज्ञात निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो चंद्रमा की बात करें तो ये हो जाएगा शनि के पास सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, शनि। और वहीं ग्रह की बात करें तो 62 नए ग्रह चंद्रमा की खोज किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो वर्तमान में इसका संख्या जो हो गया है बढ़ करके 145 हो गया है। 2023 में 62 नया ग्रह खोजा गया था, चंद्रमा नया चंद्रमा खोजा गया था शनि के पास। तो टोटल शनि के पास अभी जो है वो 145 हो गया है। और बृहस्पति के पास टोटल जो है वो अभी वर्तमान में 95 चांद है, ये भी याद रखिएगा, बृहस्पति के पास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो सहकारी समिति की बात करें तो ये अनुच्छेद बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 43 के बी। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 के बी जो है वो सहकारी समिति को प्रोत्साहन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और फिर एक अनुच्छेद 31 के ए है। तो अनुच्छेद 31 के ए में संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा करता है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 के। और अनुच्छेद 31 के बी बता देते हैं। तो इसमें कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और फिर 43 का ए बच रहा है, तो इसके भी बता ही देते हैं। तो 43 का ए में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता संबंधित से। तो इतना सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राज्य मंत्री थे? तो राजा टोडरमल की बात करें तो ये अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, अकबर। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। राजा टोडरमल जो था वो अकबर के राजस्व मंत्री था, यानी वित्त मंत्री था, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को तोड़ते हैं। तो पहले हुमायूं के बारे में बता देते हैं। हुमायूं का जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1508 को हुआ था, और काबुल में हुआ था, ये याद रखिएगा, हुमायूं का जन्म। और हुमायूं जो 2 बार शासन किया था, हुमायूं का शासनकाल 2 बार है। एक बार 1530 से 1540 तक शासन किया था, और दूसरा बार 1555 से 1556 तक किया था। और हुमायूं के पिता बाबर थे, ये भी याद रखिएगा। और बाबर ही मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक है, ये भी याद रखिएगा। और हुमायूं की मृत्यु की बात करें तो 27 जनवरी 1556 को हो गया था, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में दीन पनाह भवन का जो सीढ़ी था वहाँ पे गिर करके इसका मृत्यु हो गया था, सीढ़ियों पर से गिरने से हो गया था मृत्यु।
और कुछ ऑप्शन बताते हैं, जैसे कि शाहजहाँ हो गया। तो शाहजहाँ का शासनकाल की बात करें तो ये 1628 से 1658 तक शासन किया था, ये याद रखिएगा। और शासन मुग़ल साम्राज्य का जो है मुग़ल शासनकाल, उसका जो स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहाँ के शासनकाल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और एक शाहजहाँ के बारे में और एक फैक्ट बताते हैं। शाहजहाँ जो है वो 5वें सम्राट था, और शाहजहाँ को कहा जाता था शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम था, ये भी याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं, जैसे कि एक हो गया एक जहांगीर हो गया। तो जहांगीर के बारे में भी बता ही देते हैं। तो जहांगीर जो था वो 1605 से 1627 तक शासनकाल किया था, जहांगीर शासन किया था। और जहांगीर के जन्म की बात करें तो 31 अगस्त 1569 को हुआ था इसका जन्म फतेहपुर सीकरी में, ये याद रखिएगा। और जहांगीर को ही क्या बोलता है नूर उद दीन मोहम्मद सलीम के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा जहांगीर को। चलिए और एक ऑप्शन बच रहे, अकबर के बारे में भी बता ही देते हैं। तो अकबर का शासन जो हुआ था, शासनकाल था, वो 27 जनवरी 1556 से 29 अक्टूबर 1605 तक था, ये भी याद रखिएगा। और अकबर के जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था अक्टूबर 1942 में, ये याद रखिएगा। और अकबर के जो पुत्र था, अकबर हुमायूं के पुत्र था, ये याद रखिएगा। और फिर अकबर जो था वो 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था, मतलब संभाल लिया था अपनी सत्ता 13 वर्ष की अवस्था में ही। चलिए इतना बहुत बता दिए, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मराठों और अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत के तीसरी लड़ाई की बात करें तो ये लड़ा गया था 1761 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1761। और इसमें जो जीता था वो मराठा हार गया था और अफ़गानिस्तान ही जीत गया था, ये याद रखिएगा। अहमद शाह दुर्रानी जीत गया था और मराठा हार गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो ये है स्विच, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा स्विच। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 1:8। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1:8, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विक्टीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विक्टीकल्चर के रूप में जाना जाता है वो है अंगूर की खेती, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। और कुछ बताते हैं, जैसे रेशम कीट पालन हो गया, तो इसको सेरीकल्चर के रूप में जानते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। और एक हो गया मछली का प्रजनन हो गया, तो मछली का पालन प्रजनन जो है वो पीसी कल्चर में होता है, ये याद रखिएगा। और एक है सब्जी फूल और फल, ये सब उगाने वाला हॉर्टिकल्चर हो जाता है, हॉर्टिकल्चर में हो जाता है ये सब का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत का प्रतिनिधित्व तीरंदाजी में करता है वो है दीपिका कुमारी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हो गए, इसके बारे में बताया ही थे नीरज चोपड़ा के बारे में। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि सौम्याजीत घोष हो गया, तो ये टेबल टेनिस से खेलते हैं। और खेल खिलाड़ी ये सब पूछा जाता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये तो याद रखिएगा ही, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और बता देते हैं, जैसे कि मणिका बत्रा हो गया, तो मणिका बत्रा भी टेबल टेनिस से हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 26 का। अगला प्रश्न है संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की?
तो संवाद कौमुदी की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय किए थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो किस वर्ष से हुआ? तो ये हुआ है 2020-21, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 2020-21। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो सरयू नदी की बात करें तो ये है सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, शारदा नदी। और सरयू नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है नेपाल के हिमालय में मिलान हिमनद से होता है, ये याद रखिएगा। शारदा काली नदी, शारदा को काली नदी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, काली नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है डॉट 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 सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पट्टदक्कल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने दायित्व और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गिरीश कर्नाड, याद रखिएगा, गिरीश कर्नाड। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में नदी में मिल जाती है, तो कौन सी नदी में मिल जाती है? तो ये मिल जाता है सिंधु में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सिंधु में मिल जाता है। और वहीं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ये याद रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, तो ये किए थे बंदा बहादुर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, बंदा बहादुर। और ये विद्रोह जो किए थे वो किए थे 1716 में, ये भी याद रखिएगा, बंदा बहादुर किए थे। और फिर उसके बाद फिर सिख जो था कई टुकड़ी में बदल गया था, जैसे एक दल खालसा में विलय हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बिहार इसका। और अगला प्रश्न, और इसका गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में, मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, वो 2009 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 2009 में। और भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो ये समाप्त कर दिया गया था 1956 में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1956।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठन ने वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कांग्रेस के गठन कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1920। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा लूनी नदी, याद रखिएगा। और वहीं इसकी यह नदी की मतलब निकलने की बात करें तो ये अजमेर ज़िला है, उसके दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से निकलता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और लूनी नदी जो है एकमात्र ऐसा नदी है जो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो कौन सा मंदिर समर्पित है? तो ये है कादरी मंजूनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कादरी मंजूनाथ मंदिर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें तो ये ओडिशा में है, ये याद रखिए, ओडिशा के भुवनेश्वर में है मुक्तेश्वर मंदिर। और फिर है एक गुंडीचा मंदिर, ये भी ओडिशा में है, ये भी याद रखिएगा। और एक है एक अनंत वासुदेव मंदिर, तो ये भी ओडिशा में ही है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा मंदिर किस राज्य में, ऐसे करके पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत के बारे में बोल रहा है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लार में इमाइलेज होता है, ये याद रखिएगा। साइलेज नहीं होता है, लार में सलाइवरी नहीं होता है, इमाइलेज होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो स्वतंत्र अवध की नींव की बात करें तो ये मुगल साम्राज्य रखे थे, याद रखिएगा। ये शहादत खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा शहादत खां। और ये जो नींव रखा था वो रखा था 1773 में, ये भी याद रखिएगा। और ये मुगल सल्तनत के अधीन ही आता था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो ये संप्रभु करता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा संप्रभु, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलाम वंश का स्थापना किया था। और फिर कुतुब मीनार का नींव भी रखा था यही कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, ये याद रखिएगा।
और ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पेश किया गया था, जिसे जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी याद रखिएगा। और ये लागू किया गया था, वो किया गया था 2017 से लागू हुआ था 2017 में, ये याद रखिएगा। और कर जो है वो 5 प्रकार का होता है, मतलब कर एक होता है जीरो कर, उसके बाद 5% हो गया, एक 12%, एक 18% और एक 28%, ये याद रखिएगा टैक्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सॉफ्टिफिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो ये लिखा गया रामचंद्र गुहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा एनीमिया रोग। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, एनीमिया रोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो स्वाद संबंधी अभिग्राहक की बात करें तो ये जीभ में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, जीभ। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ हिस्सों में से किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं? तो ये किसान जो है वो बैल की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बैल। और ये जो पूजा किया जाता है वो किया जाता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब के किसानों द्वारा किया जाता है। गाय तथा बैल का पूजा किया जाता है, मवेशियों का पूजा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। तो ये किया गया था पेरिस में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पेरिस। और इसकी सम्मेलन पेरिस की बात करें तो ये 23 जून 1894 को हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 की बात करें तो ये महान्यायवादी से संबंधित है, भारत के महान्यायवादी से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कल के वीडियो में हम ये महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब का और चुनाव आयोग का सारा कुछ का सोल्यूशन कराए थे, देख लीजिएगा आप जा करके। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। और फिर इंदिरा गांधी की हत्या की बात करें तो ये 1984 में हुआ था, सिख विरोधी दंगा में। और फिर 1984 में सिख विरोधी दंगा में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। उस समय ज्ञानी जैल सिंह 1994 में इनका मृत्यु हो गया था, राजीव गांधी का, ये भी याद रखिएगा। एक कार दुर्घटना में हुआ था राजीव गांधी की मृत्यु, ये भी याद रखिएगा। और ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 7वें राष्ट्रपति थे भारत के, और 1982 से 1987 तक रहे थे ये राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा इसका, उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मिल्क
रॉबर्ट मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है। तो कौन सा श्रेणी में नहीं आता है? तो ये नहीं आता है, ये आता है अस्थिर चुंबकीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, अस्थिर चुंबकीय श्रेणी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम भी रहे हैं? तो केंद्रीय श्रम के मंत्री रहे हैं, तो ये रहे हैं बीवी गिरी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बराहगिरी वेंकटगिरी, ऐसे करके नाम है, पूरा नाम इनका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीवाणु के कारण होता है? तो पोलियो रोग की बात करें तो ये विषाणु से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो हड़प्पा स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा कालीबंगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित एक संक्रमण है? तो ये संक्रमण की बात करें तो ये संबंधित है आँख से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, आँख। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले या वाली प्रथम भारतीय कौन हैं? तो प्रथम भारतीय की बात करें तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा जो है वो राइफल शूटिंग से हैं, याद रखिएगा। 10 मीटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड मेडल जीते थे। और ये अभिनव बिंद्रा जो हैं वो उत्तराखंड के हैं, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने क्या बोलता है 2008 में जीते थे बीजिंग ओलंपिक खेल में, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है तो वो है टोर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, टोर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर एक स्मारक स्थान तथा वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी हैं? तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 49 हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ बता देते हैं। इसका अनुच्छेद 46 हो गया। तो अनुच्छेद 46 में एससी एवं एसटी और फिर एससी एसटी और फिर दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा का उल्लेख है, ये याद रखिएगा अनुच्छेद 46 में। और अनुच्छेद 47 में है, अनुच्छेद 47 में प्राधार्मिक कर्तव्य है जो कि पोषाहार हो गया, जनित स्तर हो गया और लोक व्यवस्था हो गया, ये अनुच्छेद 47 में है। और एक है मादक पदार्थ पर रोक, मतलब शराबबंदी अनुच्छेद 47 के तहत ही होता है। बिहार में शराबबंदी है ना, वही अनुच्छेद 47 के तहत ही है। और एक अनुच्छेद 48 है। तो अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन में उत्तम टेक्नोलॉजी एवं बीफ पर रोक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए और एक है 48 के ए भी होता है, तो 48 का ए बता देते हैं। तो 48 का ए में जो किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण की रक्षा संवर्धन है और फिर वन्यजीव की रक्षा है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया था? तो एलिफेंट की बात करें तो ये किया गया था 1992 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और इसमें 73 किया गया था चीता नहीं, मतलब टाइगर किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। और फिर 1972 में लायन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो गांधार शैली की बात करें तो ये यूनान से प्रभावित था, याद रखिएगा। यूनान, रोमन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? यानी कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संबोधित किए थे, उसके बाद कौन किए थे? तो उसके बाद किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है वो हो जाएगा मेथॉन बांध, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मेथॉन बांध। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये हो जाएगा 99वां। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 99 होता है। अगला प्रश्न है, और अभी ब्रह्मांड में जो टोटल तत्व खोजा गया है वो 118 खोजा गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो सॉरी एक तो छूट गया ना, 66 नंबर। चलिए पहले 67 का ही बताते हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किए थे गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल। और एक है 66 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो भारत रत्न नहीं मिला है किसे? तो वो नेल्सन मंडेला, इनको नहीं मिला है, याद रखिएगा। भारत रत्न जो ये बलदेव सिंह को नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए डी आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी डी हो जाएगा। नेल्सन मंडेला को मिला है, याद रखिएगा। ये पहले व्यक्ति थे जिनको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये 67 करा दिए हैं। और हम भारत रत्न से एक अभी सीरीज चला दिए, बना दिए, वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही है, किनको मिला है किनको नहीं। अगला प्रश्न है, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र या राज्य शासित प्रदेश की परंपरा है? तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा गुलेर पेंटिंग, एचपी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो बांग्लादेश के बंदरगाह की बात करें तो ये हो जाएगा चटगांव। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, चटगांव। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया? तो युद्ध किए थे वो छत्रपति शिवाजी किए थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर ए आंसर हो जाएगा, ए
छत्रपति शिवाजी। और ये जो किया गया था वो किया गया था 1774 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था वो 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। और फिर जो क्या बोलता है गोरिल्ला युद्ध का शुरू किए थे वो किए थे 1645 में किए थे, मुगल के विरुद्ध किए थे, 1645 में किए थे, 1645 में। और फिर मराठा साम्राज्य की स्थापना किए थे वो 1674 में किए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है स्मृति मंधाना है। तो स्मृति मंधाना जो है वो एक बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो उप प्रधानमंत्री की बात करें तो ये 1967 से 69 में थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करता है? तो बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करता है तो वो है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। उसके बाद डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है। तो डेजर्ट कूलर शीतलन जो आधारित है वो है एवेपोरेटिव कूलिंग से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, एवेपोरेटिव कूलिंग। अगला प्रश्न है मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से थे? तो मार्को पोलो जो थे वो थे मोरक्को से, याद रखिएगा। मोरक्को देश के थे, याद रखिएगा। और वो इटली में पड़ता है, इटली के बेसिन हो जाएगा मोरक्को में। ऑप्शन नंबर मार्को पोलो तो इटली के बेसिन में थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और ये यात्रा जो किए थे 1272 में किए थे, याद रखिएगा, 1272। अगला प्रश्न है पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर शब्द की बात करें तो ये है हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, हॉकी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम से एक अवधारणा विकसित की। तो कौन थे वो भारतीय गणितज्ञ? तो वो थे श्री रामानुजन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, श्री रामानुजन। इनका पूरा नाम है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कदम रसूल मस्जिद की बात करें तो ये है गौर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, गौर में है। और ये पश्चिम बंगाल के एक मालदा जिला है, वहाँ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो नेपाल में हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है तो वो हो जाएगा कामेट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कामेट, याद रखिएगा। और ये कामेट जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, ये याद रखिएगा। और इसका ऊंचाई जो है वो 7756 मीटर है इसकी ऊंचाई। और चमोली जिला तिब्बत के निकट स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और विश्व में ऊंचाई में के संदर्भ में कामेट पर्वत का 29वां स्थान आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी मांसपेशी की बात करें तो सर्टोरियस मांसपेशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सर्टोरियस मांसपेशी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था?
तो ये जोड़े थे 2009 में, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 2006 में, 2006 में इसका स्थापना हुआ था। और इसमें एमजी जो जोड़ा गया था, एमजी शब्द, वो 2009 में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यानी नरेगा जो शुरू किया गया था वो किया गया था 2006 में, और मनरेगा बना दिया गया था 2009 में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो ये किए थे, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं आगे क्या है इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये किए थे जनवरी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जनवरी इसका। और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 9 जनवरी को ही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन सिद्धांत से संबंधित था? तो ये संबंधित थे कनाद, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कनाद। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि योग हो जाएगा पतंजलि से संबंधित, और सांख्य हो जाएगा कपिल से संबंधित, न्याय हो जाएगा गौतम से संबंधित, और पूर्व मीमांसा हो जाएगा जैमिनी से, और उत्तर मीमांसा एक होता है तो वो हो जाएगा बदरायण से, और वैशेषिक तो कनाद से बता ही दिए, कनाद या फिर उलूक होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई शेयर बाजार की स्थापना की बात करें तो 1875 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फेमटो का अर्थ 10 की घात क्या है? तो फेमटो का अर्थ की बात करें तो ये 10⁻⁻15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि डेसी हो गया 10⁻⁻1 डेसी, और फिर 10⁻⁻2 सेंटी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और हो जाएगा 10⁻⁻3 तो मिली हो जाएगा, 10⁻⁻6 तो माइक्रो हो जाएगा, 10⁻⁻9 तो नैनो हो जाएगा, 10⁻⁻12 तो 10⁻⁻12 को हो जाएगा पिको, याद रखिएगा। और 10⁻⁻15 का तो फेमटो बता ही दिए, और 10⁻⁻18 का एटो होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूची की बात करें तो ये वर्तमान में 12 है, और अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान में मूल अनुसूची कितना था तो वो मूल अनुसूची 8 था, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में 12 अनुसूची है। चलिए कुछ अनुसूची बता देते हैं इसके बारे में फैक्ट। जैसे कि 8वीं अनुसूची हो गया, तो 8वीं अनुसूची में था, 8वीं अनुसूची में है भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषा जो है वो मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं का। और इसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 343 के 1 से अनुच्छेद 344 हो जाएगा, अनुच्छेद 344 का 1, और फिर अनुच्छेद 351 हो जाएगा, ये याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। और फिर एक है 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है, तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 102 का 2 और
अनुच्छेद 191 अनुच्छेद 191 का 2 ये है वर्णित 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व, और ये अनुच्छेद है 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के 6 है। ये 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के 6 और एक 12वीं बच रहा है तो इसको भी बता देते हैं। तो ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। नगर पालिकाओं की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है 12वीं अनुसूची में, और इसका अनुच्छेद जो है वो है 243 के ब। याद रखिएगा 12वीं अनुसूची का अनुच्छेद 243 का ब। चलिए इतना कुछ बता दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ। तो अफगानिस्तान जो है सार्क में कब शामिल हुआ था, तो वो हुआ था 2007 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 2007। और इसका स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था सार्क इसका स्थापना। और इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है, ये भी याद रखिएगा। और इसका होता है फुल फॉर्म सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये याद रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है डॉट 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 पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत क्रस्ट है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा क्रस्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकतंत्र रूप से योजना के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी योजना के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बम्बई। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बम्बई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट के गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होगी, किसके बराबर होगी, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है थर्मल के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा थर्मल। अगला प्रश्न है अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है, तो एक नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा रायगढ़। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा रायगढ़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब मैथ है तो हम इसका केवल आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका आंसर 96 का आंसर हो जाएगा डी, और 97 का आंसर हो जाएगा 97 का सी हो जाएगा। और इसका 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98 का। और 99 का आंसर हो जाएगा 99 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।